नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज व्यवस्था प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण के चरणों के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। नियंत्रण व्यवस्था प्रक्रिया अर्थात प्रबंध प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण नियोजन होता है। नियोजन से मतलब होता है किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु एक सर्वोत्तम कार्य विधि का चयन करना और इसे विकसित करना। यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है। यह भावी प्रबंधकीय कार्यों के उद्गम का आधार होती है, अर्थात वांछित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले क्रियाकलापों के विषय में सर्वोत्तम कार्य विधि का चयन करने का निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है। हमने नियोजन की विशेषताएं, इसके महत्व और इसके चरण पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने नियंत्रण को शुरू किया था। कल के वीडियो में हम नियंत्रण का अर्थ अर्थात नियंत्रण जो है जांच करने से होता है, क्या प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजनाओं, दिया गए निर्देशों, निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। साथ में इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं एवं त्रुटियों का पता लगाना होता है, जिन्हें समय रहते सुधारा जा सके व भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके से होता है। साथ में हमने नियंत्रण की विशेषताओं को भी देखा है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो कि व्यवस्था प्रक्रिया का भाग 4 है, इसके अंतर्गत नियंत्रण के चरण के ऊपर बात करेंगे। नियंत्रण के जब चरणों की बात करते हैं तो नियंत्रण के मुख्य 3 चरण होते हैं। यह है प्रथम क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, दूसरा चरण होता है जांच या निरीक्षण करना, तीसरा चरण आता है समायोजन का या समायोजित करने का। अर्थात जिस तरीके से प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरण हैं, जैसे कि हमने प्लानिंग, उसकी कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन बोला है, इसी तरीके से वापस से हर स्टेप के भी चरण हैं। नियोजन के अंतर्गत हमने उसके चरण को देखा था। नियंत्रण के जो चरण की हम अब बात कर रहे हैं, यह 3 चरणों में पूरा होता है, जिसमें से फर्स्ट है क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, या क्रियान्वयन भी हम इसे कह सकते हैं। सर्वप्रथम नियंत्रण के चरण में हम बात कर रहे हैं क्रियान्वयन की, जो कि इसका प्रथम चरण है। योजना बनाने के बाद उन्हें क्रियान्वित करके निरंतरता एवं गतिमान बनाए रखना नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यक्तियों में योजना को प्रारंभ करके तदनुकूल कार्य करते रहने की योग्यता में भिन्नता पाई जाती है। अर्थात क्या मतलब है, आपने एक योजना को प्रारंभ कर दिया, परंतु कार्य करने की जो योग्यता है वो व्यक्ति से व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। किसी की एबिलिटी दूसरे की एबिलिटी से भिन्न हो सकती है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति कार्य कर रहा है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्ति, परिस्थिति, समय का सबल एवं निर्बल पक्ष की अमूल्य भूमिका होती है। अर्थात हमारे जो गोल्स हैं, उस गोल्स को प्राप्त करना है, दो सेम गोल के अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, पर उस लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्ति की भिन्नता हो सकती है, यानी उनका अमूल्य योगदान होता है। परिस्थिति की भिन्नता हो सकती है, समय का सबल व निर्बल पक्ष भी हो सकता है। यदि व्यक्ति का कार्य करने का ढंग अनुचित है, सोच समझ में कमी है, आत्मबल व आत्मविश्वास में कमी है, तब वह सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात सफलता उससे कोसों दूर रह सकती है। इसलिए योजना को सफल बनाने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें उत्साह, लगन, कर्तव्य निष्ठा की भावना पैदा करनी चाहिए, जिससे कार्य योजना अनुसार सर्वोत्तम ढंग से हो सके।
इसका हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। घर में एक छोटा बच्चा है, वो बहुत ज्यादा मस्ती करता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई काम पेरेंट्स के द्वारा या बड़ों के द्वारा कहा जाता है तो वो नहीं करता है। मतलब वो एक तरह से काम करने के लिए तो कामचोर है, परंतु वह दूसरी मस्ती करता है। यदि हम उसे किसी ऐसी वस्तु को दिलाने की बात कहें जो उसे बहुत पसंद है, जिसके मिलने पे वो खुश हो जाता है, भले वो कोई टॉय है या कोई टॉफी है, तो वो बच्चा जो है फुर्ती से वो काम करने लग जाएगा जो आपने उसे कहा है, या फिर जो पढ़ने को कहा है वो पढ़ने वो लग जाता है। उसका जो काम करने का आलस्य है वो गायब हो जाता है तथा वह अपनी स्टडीज में लग जाता है। और यह बात जो है केवल बच्चों पे ही लागू नहीं होती है, परिवार के सभी सदस्यों पे लागू होती है। जैसे कि पर्टिकुलर टाइम पे आपको कहा जाए, है ना, कि ये काम आपको करना है, कि आपको जाके वहां से कुछ चीज खरीद के लानी, पास की दुकान से जाके, और आपको दूध लेके आना है। अगर वो आपका इंटरेस्ट का काम होता है तो आप आराम से कर लेते हैं, पर आपका मन नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है उस समय पर, तो आप उसे नहीं करते हैं, है ना। तो कहने का क्या मतलब है, हम बच्चे को कुछ चीज देके या दिलाने की बात करके और उससे वो काम को करवा रहे हैं, यानी क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उस योजना को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जनरली पूरी हो जाती है। तो इससे सदस्यों को सुख, संतोष एवं आनंद मिलता है और परस्पर प्रेम की भावना जो है वो बनी रहती है। अर्थात आशाएं यानी होप्स और अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन, दोनों की जो बीच की दूरी है वह दूरी जो है कम हो जाती है। साथ ही संतोष के स्तर में भी वृद्धि होती है। परिणामतः योजना के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन या इंसेंटिव्स मिलता है। अब हम दूसरे चरण जो कि जांच करना है इसकी बात कर रहे हैं। नियंत्रण का दूसरा और महत्वपूर्ण जो कदम है वह जांच करना होता है। कार्य योजना अनुसार हो, इसके लिए प्रगति का निरीक्षण करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो सारे कार्य हैं वो समय से पूरे हो जाएं। घरेलू स्तर पे कई बार इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि गृहिणी जो है वही योजना बनाती है और वह इसका क्रियान्वयन करती है, परंतु कई स्थितियों में जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज बनाई जो हमेशा नहीं बनाते, जैम बना रहे हैं, तो जैम प्रॉपर्ली जमा है या नहीं जमा है, जिस फल से आप जैम जेली बना रहे हैं उसमें पैक्टीन की मात्रा कितनी है, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अर्थात जांच का कार्य कई बार स्वतः ही संपन्न हो जाता है। कार्य प्रणाली यदि योजना से विचलित होती है तब उसमें परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। जांच करने में शीघ्रता करनी चाहिए ताकि समय और साधनों को सुरक्षित रखा जा सके। कार्य और वस्तु के उचित स्वरूप तथा गुण को जांचने के लिए नापतोल के यंत्र, मतलब तराजू है, घड़ी है, कुछ भी चीज हो सकती है, ज्ञानेंद्रियां, है ना, इसके अलावा स्वयं का अनुभव आदि काम में लाते हैं और त्रुटियों को सुधारने के लिए नए निर्णय लेकर नियंत्रण रखते हैं। इसी तरह से कार्य करते हुए विलंब होने पर कार्य की गति बढ़ा देते हैं, अर्थात देरी हो रही है इसलिए हमने क्या करा, कार्य की गति को बढ़ा दिया। जो कार्य आवश्यक नहीं होते हैं उन्हें आगे के लिए स्थगित कर सकते हैं और जांच के द्वारा हम इस तरीके से नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। कई बार क्या होता है, जांच करने के लिए विशिष्ट पदार्थों एवं उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमें किसी फाइबर का टेस्ट करना है, मतलब रेशे का या कपड़े के फाइबर का, तो उसके लिए डिफरेंट तरह के जांच के तरीके होते हैं। जैसे रसायन द्वारा भी कर सकते हैं, यानी केमिकल्स के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हम भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाते समय स्वाद, रंग, पकने
की अवस्था की बीच बीच में हम जांच करते रहते हैं। जैसे आप कई बार गेस्ट आने वाले होते हैं तो आप देखते हो कि कुक होके वो कैसा दिख रहा है, इस अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा छौंक और लगा देते हैं, धनिया से गार्निश कर देते हैं, इससे गार्निश कर देते हैं, या बीच में एक बार टेस्ट करके देखते हो कि इसका मिर्च मसाला कैसा है, नमक कैसा है। यानी त्रुटियों को, गलतियों को सुधारने के लिए नए निर्णय लेकर नियंत्रण का कार्य भी किया जाता है। यानी जो कार्य प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, उस कार्य प्रणाली यानी वर्क परफॉर्मेंस यदि योजना से विचलित होती है तब हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन करके कार्य की गुणवत्ता, है ना, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, उसमें परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और लास्ट में जो हमने इसमें समझाया है कि कार्य करते हुए विलंब होने पर हम इसकी स्पीड या कार्य की गति को बढ़ा देते हैं। जो कार्य अभी आवश्यक नहीं है उसको हम थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, है ना, क्योंकि कर सकते हैं, हम मार्जिन है हमारे पास, और जांच के द्वारा हम नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। जांच की अवस्था में जब सब मिलकर कार्य कर रहे हो तो दूसरे के कार्य का निरीक्षण करने की भी आवश्यकता होती है। हम बात कर रहे हैं जांच के सिद्धांतों की। जांच करने के मुख्य 2 सिद्धांत होते हैं बच्चों। इसमें जैसे दिया गया है, एक होता है मार्गदर्शन और दूसरा है निर्देशन। यानी मार्गदर्शन, गाइडेंस, और डायरेक्शन यानी निर्देशन के द्वारा हम जांच के कार्य को करते हैं। सबसे पहले हम जांच के प्रथम सिद्धांत की बात कर रहे हैं जो कि है मार्गदर्शन का बच्चों। इसमें व्यक्तियों के गुण, रुचियों व कार्यक्षमताओं के आधार पर उन्हें दिए धीरे धीरे कार्य के विषय में ज्ञान कराया जाता है। आरंभ में व्यक्ति में कुशलता, योग्यता एवं कार्यक्षमता का अभाव होता है, क्योंकि वो पहली बार कर रहा है, होता है कई बार ऐसा होता है ना। और धीरे धीरे जब वो कार्य करता जाता है, मतलब जैसे जैसे व्यक्ति कार्य सीखता जाता है उसमें कुशलता आती जाती है, और जब वह कार्य को पूरी तरह से सीख लेता है तब वह कार्य कुशल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी को शुरू में स्टिचिंग नहीं आती है ना, पर उसका इंटरेस्ट है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो अच्छी स्टिचिंग कर सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको कार्य को सिखाया जाता है। प्रारंभ में वो बहुत कुशल नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वो कार्य को सीखता है उसमें कुशलता आती जाती है, और जब वो कार्य को पूरी तरह से सीख जाता है तो वह कार्य कुशल बन जाता है। प्रारंभ में सिखाने की क्रिया में समय अधिक लगता है, तब समय पर या समय तत्व पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, परंतु जब व्यक्ति कार्य सीख जाता है तब समय सीमा तय की जाती है और व्यक्ति को उसी समय सीमा में कार्य को पूरा करना होता है। यानी लर्निंग मैक्स अ मैन परफेक्ट, जो कि हम एक लाइन यूज करते हैं कि सीखते सीखते व्यक्ति जो है एकदम परफेक्ट हो जाता है। अब हम दूसरा सिद्धांत निर्देशन की या डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। निर्देशन द्वारा हम सभी प्रकार के आवश्यक निर्देश पहले से ही दे देते हैं। निर्देशन में कार्य का स्तर तथा गुण दोनों ही चीजें जो है वह महत्वपूर्ण होता है। इसमें कार्य के परिणाम गुण की आशा की जाती है, अर्थात उसके सुखद परिणाम की हम आशा करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम कार्य का स्तर तथा गुण दोनों पे ध्यान दे रहे हैं। अब हम तीसरे चरण समायोजन की बात कर रहे हैं। समायोजन जो होता है वह नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह योजना कार्य के विभिन्न भाग को एक साथ संगठित कर एक रूपता उत्पन्न करता है। अच्छे परिणाम लाने के लिए पूरे कार्य की समझ, समन्वय और परिस्थिति में बदलाव लाकर समायोजन यानी कि उसके अंदर जो है एक एडजस्टमेंट स्थापित किया जाता है। योजना को क्रियान्वित करने के उपरांत कभी-कभी हमारे सामने ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न जिसके कारण हमें अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं।
कार्यों की सफलता के लिए समय, शक्ति एवं धन, इन तीनों ही चीजों में समायोजन करना बहुत ही जरूरी होता है। जिस प्रकार से शरीर की विभिन्न मांसपेशियां आपस में समायोजन कर या लय या रिदम करके किसी भी शारीरिक कार्य को पूर्ण करती है, उसी प्रकार से विभिन्न कार्य, समय, साधनों का प्रयोग शारीरिक यांत्रिकी में समायोजन करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी हम अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यह योजना कार्य के विभिन्न भाग को एक साथ संगठित कर एक रूपता उत्पन्न करने का कार्य करता है। यानी यह नियंत्रण का तीसरा व सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। बात कर रहे हैं सफल या सकारात्मक नियंत्रण के कारक के बारे में। निरीक्षण में तत्परता होना आवश्यक होता है ताकि समायोजन करने में सरलता हो। साथ में गृह प्रबंध के परिप्रेक्ष्य में भावनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर नियंत्रण यथासंभव तटस्थ भाव से किया जाना जरूरी होता है या किया जाना चाहिए। नियंत्रण करते समय संसाधनों की वस्तु स्थिति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। मतलब एक्चुअल में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं, ये पता होनी चाहिए। व्यक्तिगत लक्ष्यों और इच्छाओं के स्थान पर सामूहिक यानी ग्रुप पारिवारिक हितों का ध्यान रखा जाना भी जरूरी होता है। साथ ही सफल नियंत्रण हेतु लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। नियंत्रण को सफल बनाने हेतु आवश्यक सूचनाएं भी अवश्य एकत्रित करनी चाहिए। संबंधित योजना प्रक्रिया की जानकारी आजकल हम इंटरनेट, मोबाइल ऐप, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि से प्राप्त कर सकते हैं। यानी नियंत्रण के जो सफल बनाने के कारक है वो यहाँ पे समझाए गए हैं। एक बार जब योजना बन जाने पर प्लान का क्रियान्वयन आरंभ करते हैं तो कार्य का स्तर और क्रम का निर्धारण किया जाता है। स्तर और क्रम यानी स्टेप एंड सीक्वेंस का, जिस पर कि हम नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण में ही जांच और समायोजन का कार्य आता है। मतलब पहले आपने प्लान बनाया, फिर उसका क्रियान्वयन आरंभ किया और इसके लिए आपने कार्य का स्तर और क्रम का निर्धारण किया, जिस पर नियंत्रण रखा जाता है। नियंत्रण में ही क्या आते हैं, जांच और समायोजन का कार्य भी आते हैं। ये सभी विपरीत दिशा में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। स्थिति में सुधार होने पर लक्ष्य प्राप्ति और साधनों का उपयोग कर ही योजना पूरी होती है। अंत में योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने नियोजन, आयोजन या फिर हम इसे योजना कहते हैं उसकी बात की, और इस योजना या प्लानिंग के बाद जो हमने बात की है वह नियंत्रण या कंट्रोलिंग की है। यानी प्रबंध प्रक्रिया के अभी तक हम 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तीसरा स्टेप जो मूल्यांकन या एवोल्यूशन है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। और इसके अलावा जो हमने साथ में प्लानिंग के स्टेप्स देखे हैं वो भी आपको अच्छे से समझने हैं, और जो आपने कंट्रोलिंग के स्टेप्स देखे वो भी आपको अच्छे से समझने हैं कि व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज कंट्रोलिंग, इनके स्टेप्स क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनको हम कैसे सफल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रबंध प्रक्रिया या व्यवस्था प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन के बारे में। थैंक यू बच्चों।